अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के बारे में। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स जो मेरे पीछे लिखे हैं ये आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके छोटे से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 पाकिस्तान के बनने से 9 साल बाद बना, लेकिन अनपार्लियामेंट्री कुछ रोल की वजह से उसको ख़त्म करना पड़ा। मार्शल लॉ लग गया और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद बना 8 जून 1962 को पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके कुछ सेलिएंट फीचर्स में से नंबर 1 पे हम बात करते हैं फेडरल सिस्टम के बारे में। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फेडरल सिस्टम था। फेडरल सिस्टम में एक सेंटर और 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। एक सेंटर की गवर्नमेंट थी, 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी कमज़ोर थी सेंटर की बनिस्बत, क्योंकि सेंटर हमेशा थोड़ा सा मजबूत होता है। तो इसी तरह फेडरल सिस्टम में भी सेंटर थोड़ा सा मजबूत था और बाकी की जो पावर थी वो प्रोविंशियल यानी प्रोविंसेस को दी गई थी, जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था। और फेडरल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट था उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, और उसके पास इतनी पावर थी कि जो प्रोविंशियल जो सूबे थे उनके जो गवर्नर्स थे उनको प्रेसिडेंट खुद इलेक्ट करता था। दूसरे नंबर पे आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन था, वैसे ही ये भी रिटन भी था और डिटेल्ड भी था। इसमें 250 आर्टिकल्स थे। 1956 में 234 आर्टिकल्स थे। उसके 6 शेड्यूल थे, इसके 3 शेड्यूल थे। तीसरे नंबर पे आता है इस्लामिक प्रोविजंस। जैसे कि 1956 में भी था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसमें भी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें क्या है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसका मतलब क्या था, जैसे मैंने डिटेल से बताया था 1956 में, थोड़ा सा बता देता हूँ। 1962 में भी प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब कि जो कुरान है और जो सुन्नत है और जो इस्लामियात है इसकी जो स्टडी है वो कंपलसरी कर दी गई थी। और जो प्रेसिडेंट था उसका मुसलमान होना भी कंपलसरी था। और जो अन इस्लामिक लॉज थे उन्हें पास नहीं किया जाएगा, ये भी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड था। अगला फीचर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनाई गई थी। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें जो प्रेसिडेंट था वो एग्जेक्टिव का भी हेड था और स्टेट का भी हेड था। और वो इलेक्ट कैसे होता था, वो इलेक्ट होता था थ्रू इलेक्ट्रोल कॉलेज, जिसकी जो मेंबर्स थे वो 80,000 थे। अब इलेक्ट्रोल कॉलेज क्या है? इलेक्ट्रोल कॉलेज कुछ ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो आगे इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। और जो प्रेसिडेंट का टेन्योर था, उसका जो दरानिया था वो 5 साल का था, जैसे कि अब भी है। अगला फीचर आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। वो जो ऑर्डिनेंस पास करता था वो बाद में लॉ बनता था, और कोई भी कोर्ट या लेजिस्लेचर उसके जो ऑर्डर थे, प्रेसिडेंट के ऑर्डर थे, उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। और जो प्रेसिडेंट था उसके पास इतनी पावर थी कि वो मिनिस्टर्स को भी अपनी मर्जी से चुन भी सकता था और उन्हें हटा भी सकता था। और जो प्रोविंशियल यानी कि जो सूबे थे उनके जो गवर्नर थे उनको भी वो चुन सकता था और उनको भी वो हटा सकता था। और जो भी कानून नेशनल असेंबली से बनता था, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर थी, अगर वो चाहे तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता था। और लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी थी कि जो प्रेसिडेंट है वो कम से कम 35 साल का होना चाहिए। 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में क्या है, जैसे कि 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, उसमें भी वन हाउस था सेंटर, जो कि नेशनल असेंबली थी। इसमें भी वही था। उसके मेंबर्स भी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से सिलेक्ट होते थे। इसके भी मेंबर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान से ही सिलेक्ट होते थे। और जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से सिलेक्ट होते थे, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्हें सिलेक्ट करते थे। और उनका जो दरानिया था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो 5 साल का था। अगला पॉइंट आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो कि सूबे थे पाकिस्तान के 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनमें प्रोविंशियल असेंबली बनती थी, जो कि नेशनल असेंबली के अकॉर्डिंग बनती थी। और उनमें जो गवर्नर थे उनका रिलेशन ऐसे ही था प्रोविंशियल असेंबली से जैसे प्रेसिडेंट का था नेशनल असेंबली से। और गवर्नर्स को इतनी पावर दी गई थी कि वो अपने मुताबिक, अपने लिहाज से, अपनी पसंद के मिनिस्टर्स को चुन सकते थे, लेकिन
विद द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट। अगला पॉइंट आता है इंडिपेंडेंस जुडिशरी। जो प्रेसिडेंट था वो जो सुपीरियर कोर्ट्स थे उनके जजेस को अपॉइंट करता था, और जो जुडिशरी थी इसका काम था कि वो इंटरप्रेट करती थी लॉ को, मतलब कि एक्सप्लेन करती थी और जजमेंट्स देती थी। और अगर कोई सुप्रीम जुडिकल काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट सबमिट हो जाती थी किसी जज के खिलाफ तो उसे रिमूव भी कर दिया जाता था। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी केस की प्रोसीडिंग खुद ब खुद नहीं कर सकते थे। अगला फीचर आता है फंडामेंटल राइट्स। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फंडामेंटल राइट ही नहीं था, कोई फंडामेंटल राइट नहीं था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन 1963 में एक साल बाद उसमें एक अमेंडमेंट हुई, उसमें फंडामेंटल राइट्स को एक सेपरेट पार्ट बनाया गया जो कि बहुत ही ज़रूरी भी था, लेकिन 1962 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद नहीं था। और फंडामेंटल राइट्स में कुछ ऐसे राइट्स दिए गए जो कि सिटीजन को ज़रूरी थे एक मुल्क में रहने के लिए और इस्लामी मुल्क में रहने के लिए। कुछ फंडामेंटल राइट्स ये मैं बता देता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह, इस तरह के कुछ और भी फंडामेंटल राइट्स थे। अगला फीचर आता है लैंग्वेज। जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था इसके मुताबिक उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया था। और लास्ट वाला फीचर आता है इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के मुताबिक कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो कुरान और सुन्नत से बाहर हो। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। अब के लिए खुदा हाफिज़।